मंच पर जिन साथियों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, हमारी पार्टी के सभी नेता, नौजवान साथी, मंच पे बैठी हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा जूही सिंह जी, रामाशय विश्वकर्मा जी, और इस चुनावी जनसभा में यहां पर उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल में लोग हमें चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, वहीं जहां सूरज बिल्कुल आसमान में ऊपर है सरखे, उसके बावजूद भी जहां छाया नहीं है, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं सबका आभारी हूं। और ये जो जन समर्थन हमें दिखाई दे रहा है दूर दूर तक, ये जो जन समर्थन, ये जो हमें जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जन समर्थन भरोसा दिला रहा है कि न केवल इस बार इटावा में और आसपास की लोकसभाओं में जीत होने जा रही है, बल्कि रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। ये चौथे चरण का चुनाव है। यहां जितने साथी हमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो हमारे लिए भी मतदान करेंगे इसी चरण में। तो न केवल हम अपनी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे जी के लिए सहयोग मांगने आया हूं, बल्कि आप सब लोग मिलकर के कन्नौज में हमारी भी मदद करना। ये तो पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम भी बहुत दिनों बाद चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए जहां इटावा लोकसभा के लिए आपसे मदद मांग रहे हैं, वह नहीं, कन्नौज लोकसभा में भी सब लोग मिलकर के मदद करना। जहां तक चुनाव का सवाल है, 2 चरणों में चुनाव हो चुका है और आज तीसरे चरण में वोट पड़ रहा है। 2 चरणों में तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। ये तीसरे चरण में जहां वोट पड़ रहा है, ये इंडिया गठबंधन और समाजवादियों का चरण है। इसमें इनका कोई खाता खुलने नहीं जा रहा है। सुबह से मैं देख रहा हूं जहां वोट के लिए बड़ी संख्या में लोग निकल करके आए हैं, वहीं बीजेपी के लोग बौखला गए हैं। सुबह से ही बौखला गए हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कई जगह प्रशासन को आगे कर रहे हैं, लेकिन हमें खुशी इस बात की कि समाजवादी पार्टी का निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हर बूथ पर सबक सिखाने का काम कर रहा है। ये जैसे आगे चुनाव बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का जो गर्मी का पारा नीचे जाता जाएगा। ये जो हवा में उड़ रहे थे, जनता इन्हें जमीन पर ले आई है। जो लोग पिछले 5 साल 10 साल से आपको वादे कर रहे थे, बताओ 10 साल बाद जब हम लोग उनका आकलन कर रहे हैं, तो बीजेपी के लोगों की हर बात झूठी और उनका हर फैसला झूठा और वादा झूठा निकला कि नहीं निकला?
हम और आप लोग मंडी में खड़े हैं जहां कार्यक्रम हो रहा है, और कोई पहली बार नहीं यहां हम लोग हैं इस मैदान में। अक्सर समाजवादियों का नेताजी से लेकर के हम लोग इसी मंडी में आकर के आप लोगों से समय समय पर निवेदन और अपील किए हैं। जिन लोगों ने कहा किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हमारे किसान परिवार और किसान भाई हैं यहां पर, कोई हमें बता दे कि उनकी आय दोगुनी हो गई हो। किसी फसल की ये लोग कीमत दिला पाए हों, न लाभकारी मूल्य दे पाए हैं। और जिन लोगों ने ये भरोसा दिलाया था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हमारे किसान भाइयों को क्या क्या नहीं इनको सामना करना पड़ा। एक समय आया जब बीजेपी के लोग 3 काले कानून लेकर के आए थे। यही देश का किसान के खिलाफ खड़ा हो गया और किसान ने विरोध किया, दिल्ली जाकर के घेर लिया। प्रशासन और सरकार के लोगों ने मिलकर के वहां दीवारें बनवा दी, आरसीसी की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, कील लगवा दी, पुलिस प्रशासन लगा दिया, सब संसाधन रोक दिए। ट्रैक्टर में आप डीजल नहीं भरवा सकते थे क्योंकि आपको दिल्ली जाने के लिए रोक रहे थे। सालों साल किसान देश का बैठा रहा, 1000 के लगभग शहीद हो गए किसान, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा। तभी किसान पीछे हटा जब उसके 3 काले कानून वापस सरकार ने ले लिए। सरकार ने न केवल उन किसानों को अपमानित किया, बल्कि हमने आपने वो समय भी देखा जब लखीमपुर में किसान अपनी मांग को लेकर के निकल पड़े, तो इन बीजेपी के लोगों ने उन पर थार चढ़ा दी। उनके किसान और तमाम लोग जो इस आंदोलन में, कई लोगों की जान चली गई। और यही नहीं, अगर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं और पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, जब से बीजेपी की सरकार आई है, पूरे देश में लगभग 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। क्या हमें कोई बताएगा कि जिस देश का किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो, वो कैसे खुशहाल हो जाएगा? ये लोग जो विकसित यात्रा भारत की लेकर के निकले थे, इन्होंने किसानों की लागत बढ़ा दी। आज अगर आकलन हम करें, बताओ लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और केवल डीजल पेट्रोल नहीं, हर जरूरत की चीज महंगी हो गई। डीजल पेट्रोल तो हुआ ही है महंगा, हर चीज सरकार ने महंगी कर दी। और ये जो खाद वाली चोरी हो रही है, ये लोग पता नहीं कहां से सीख करके आए हैं। हमें लगता है ये लोग, ये जो खाद की चोरी है, ये पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखे हैं। जो लोग पुराने होंगे वो जानते होंगे, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा आता था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया और उन्होंने, बताओ, पैकेट में बिस्किट कम करना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया? पहले जो इतना बड़ा पैकेट आता था, बताओ अब इतना सा पैकेट हो गया कि नहीं हो गया? याद रखना, ये बीजेपी की सरकार आ गई तो हो सकता है कि 1 बिस्किट का आपको पैकेट मिले, 1 बिस्किट का। इसी तरह बोरी से चोरी शुरू कर दी कि नहीं कर दी? पहले कितनी बोरी से खाद हटाई और अब कितनी और हटा दी? ये लोग और रहे सरकार में तो आपकी खाद भी पाउच में मिलेगी, पाउच में। ये नौजवान जो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जिन्होंने मोटरसाइकिल खरीदी होगी, बताओ मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी पहले?
50,000, 60,000। और आज मोटरसाइकिल कितने की है बताओ? ये जो मंच वाले हैं और कुछ लोगों ने गाड़ी ली होगी, 10 साल पहले बताओ गाड़ी कीमत की थी, आज 10 साल बाद कीमत क्या है? हो गई महंगाई कि नहीं महंगाई? जो साइकिल 1,000 रुपए में 2,000 में आती थी, बताओ अब साइकिल कितने में आ रही है? यहां किसान भाई आते रहे होंगे, मंडी में चाय 1 रुपए की मिलती थी, बताओ आज चाय क्या हिसाब पहुंच गई बताइए? महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? जहां महंगाई बढ़ाई वहीं सरकार ने हर पेपर लीक करा दिया। बताओ जितनी परीक्षा लिखी गई, इस सरकार ने जितनी परीक्षाएं लिखी, इस सरकार में जो जो परीक्षाएं हुई, बताओ वो पेपर लीक सरकार ने कराए कि नहीं कराए? और कोई 1-2 नहीं, लगभग 10 परीक्षाओं से ज्यादा वो पेपर लीक हुए हैं। 10 से ज्यादा परीक्षाएं उनके पेपर लीक करा दिए। और अगर हिसाब किताब हम लोग लगाएं, मैंने कई मौकों पर कई सभाओं में हिसाब किताब बताया कि अभी तक उत्तर प्रदेश में 60 लाख ऐसे नौजवान हैं जो परीक्षा लिखने गए थे। परीक्षा लिखने के बाद जब वो घर लौटे तो पता लगा कि पेपर लीक हो गया, उनके सपनों को तोड़ दिया। अगर 60 लाख बच्चे और उनके मां बाप, तो कुल मिलाकर के हिसाब लगा लें, अगर 3 एक परिवार से सरकार से नाराज हैं, तो बताओ 60 लाख गुणा 3 कितना हो गया? 60 लाख का गुणा कर दें 3 से, तो बताओ 1,80,00,000 हो गए कि नहीं हो गए? और यही 1,80,00,000 का भाग दे दें 80 लोकसभाओं में, तो बताओ कितना वोट कम हो गया हर लोकसभा में? 2,25,000 वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? 2,25,000 हर लोकसभा में वोट कम हो गया, तो बताओ ये सरकार बचेगी कि नहीं बचेगी? और फिर अभी एक नौजवान यहां तख्ती लेकर के खड़ा था, क्या एक एक वोट अग्निपथ हटाने के लिए। ये जो अग्निवीर की नौकरी है, हमारे फोर्स के जवान खड़े हैं, आर्मी के रिटायर्ड हैं, हम इनको और अपने नौजवानों को ये भरोसा दिला के जा रहे हैं, आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, अग्निवीर वाली व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये अग्निवीर 4 साल की नौकरी हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते, और इसलिए नहीं स्वीकार कर सकते क्योंकि अग्निवीर में जो नौजवान जाएगा, न उसे कोई वेतन मिलेगा, न कोई ऐसा सम्मान मिलने जा रहा है, और ना ही अगर शहीद हो गया, अगर अग्निवीर शहीद भी हो गया तो उसे कोई सम्मान नहीं मिलेगा। वो नेताजी का फैसला था कि जब कोई सीमा पर जवान शहीद होता था, पूरे सम्मान से उसके घर परिवार में लाकर के उसका आखिरी दर्शन करने का मौका मिलता था। यह नेताजी का फैसला था फौज के लिए, फोर्सेस के लिए। लेकिन जो अग्निवीर में भर्ती होगा उसे यह भी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए फौज, न केवल फौज में जो लोग हैं बड़े बड़े अधिकारी, वो भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और ये जो सुरक्षा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है सीमाओं की, हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और हम एक और बात बता दें, ये हमारे खाकी पहनने वाले भाई लोग,
ये कभी कभी थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं। इनकी मजबूरी है, बड़ी अधिकारियों का कहना मानना पड़ रहा है नौकरी की मजबूरी में। मन से तो ये भी सरकार के खिलाफ हैं। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि अभी तो अग्निवीर 4 साल की नौकरी हुई है। बीजेपी वाले सरकार में आ गए तो इनकी भी 3 साल की नौकरी कर देंगे। ये कभी कभी पूछते हैं ये कैसे संभव है। ये लोग सवाल करते हैं, प्रेस के लोग भी सवाल पूछते हैं कि ये कैसे संभव है। मैं उनसे पूछता हूं, बताओ कितने लोगों को पता था कि अग्निवीर की नौकरी 4 साल की हो जाएगी? यहां खड़े हुए जितने लोग हैं, कितनों को पता था कि ये बड़े बड़े एयरपोर्ट बिक जाएंगे? किसी को पता था? किसी को यह जानकारी थी कि बंदरगाह भी बेच देगी सरकार? किसी को पता था कि बैंकें डुबा देगी सरकार? और किसी को पता था कि लेटरल एंट्री से जिनको नौकरी देंगे वो भारत छोड़ करके बाद में भाग जाएंगे? किसी को पता था कि लेटरल एंट्री से नौकरी मिल जाएगी, आरक्षण छीन लेंगे? किसी को पता था कि आधी रात को नोटबंदी हो जाएगी? बताओ सरकारी नौकरियां संविदा पर आउटसोर्स में हो गई कि नहीं हो गई? ये जो लेटरल एंट्री के बारे में हम लोग कहते थे कि बड़े बड़े अधिकारी जो दिल्ली में नौकरी पा रहे हैं बिना आरक्षण के उनको भर्ती कर रहे हैं, वो 3 साल की नौकरी कर करके भारत छोड़कर चले गए बहुत से लोग। किसी को पता था कि लेटरल एंट्री से भी आईएएस बन जाएंगे? किसी को नहीं पता था। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके और हमारे अधिकारों को भी छीनना चाहते हैं। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको भी खत्म करना चाहते हैं। संविधान जाएगा तो हमारे और आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। संविधान से को अगर ठेस पहुंचेगी तो हमसे आपसे ये पढ़ाई भी छीन लेंगे। संविधान को ठेस पहुंचेगी तो हमारा आरक्षण भी छीन लेंगे, नौकरी भी छीन लेंगे। बताओ ये संविधान को खत्म करना चाहते कि नहीं करना चाहते हैं? ये लोग जो 400 पार कह रहे थे, बताओ 2 चरणों के बाद ये 400 पार नहीं कह पा रहे हैं। कहां गया इनका नारा 400 पार? और ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है इनकी, डबल इंजन की। ये जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे होंगे, आपने देखा होगा कई होर्डिंग पे एक इंजन गायब है। ये जो डबल इंजन वाली सरकार वालों के इंजन गायब हैं कि नहीं गायब हैं? और एक खटारा इंजन है, उसकी तो फोटो ही नहीं है होर्डिंग पर। बताओ उसकी फोटो है क्या खटारा इंजन की? होर्डिंग तो लगे होंगे मैनपुरी में भी और यहां भी औरैया में भी है बड़े बड़े होर्डिंग। बताओ जिनके पास दूसरा इंजन न हो, जो लोग पहले ही स्वीकार कर लिए हो कि हारने वाला है ये, तभी तो होर्डिंग में तस्वीर नहीं है। बताओ वो होर्डिंग से गायब है कि नहीं गायब खटारा इंजन? ये खटारा इंजन इसलिए गायब है क्योंकि वो दिल्ली वाले जानते हैं कि जीतने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले इनकी चद्दे की चोरी पकड़ी गई। इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके नाम पर इन्होंने चंदा वसूला कि नहीं वसूला? ये जो दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, बताओ लंबी सूची मिल गई कि नहीं मिल गई वसूली वाली? कोई चंदा देता है तो 1000 रुपए का देता है, 5000 का देता है, 10,000 का देता है।
ज्यादा संपन्न होगा तो 1 लाख का दे देगा चंदा, 2 लाख दे देगा। लेकिन बताओ, बीजेपी के लोगों ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दबाव बना करके उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रुपए का चंदा वसूला कि नहीं वसूला? और कई बार हमारे चैनल वाले साथी भी कुछ नहीं दिखाते, क्योंकि चैनल वाले साथी तो, उनकी पुरानी कहावत है, जिनका दाना उसका गाना। जो देगा दाना उसी का गाएंगे गाना। बताओ ये सच्चाई है कि नहीं है? और बीजेपी वालों से अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछो तो उनका बैंड बज जा रहा है। और इन्होंने चंदा केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों से नहीं लिया, बल्कि वैक्सीन कंपनी वालों से भी ले लिया। यहां तो बहुत से लोगों को वैक्सीन लग गई होगी। ये जो हमारे कर्मचारी लोग हैं, इन्हें तो जबरदस्ती लगवा दी। बताओ, इन्होंने जान को खतरा पैदा कर दिया कि नहीं कर दिया? और जब जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट है, जो वैक्सीन का मिला है सर्टिफिकेट, बताओ वो जब देख करके जाएंगे तो वोट इनके खिलाफ डालेंगे कि नहीं डालेंगे? जिन्होंने वैक्सीन लगवाई सबके, कम से कम उन्हें जांच करानी चाहिए गरीबों की, और कम से कम जांच हो जाए फ्री, और साथ में ईसीजी भी, पता नहीं कब किसका हार्ट अटैक हो जाए। बताओ, वैक्सीन से बीमारी फैली कि नहीं फैली? कम से कम हम तो बच गए इस बीमारी से। हम लोगों ने नहीं लगवाई। ऐसे तो हमें कुछ साथी दिखाई दे रहे हैं हमारे जैसे भी। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि बीजेपी के लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, अपनी चतुराई से ध्यान हटाते हैं। इनसे सावधान रह के मतदान करना। और अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है, हम अपने किसानों का भी पूरा का पूरा कर्ज माफ कराने का काम करेंगे। ये जो उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, उसमें इन्होंने नियम बनाया कि 5 करोड़ के ऊपर जिन्होंने कर्ज लिया उनका कर्ज माफ होगा। उन्होंने उद्योगपतियों के लिए तो नियम बना दिया, लेकिन हमारे गरीब और किसान जिनके ऊपर केवल लाखों का कर्ज है, उनको दूर कर दिया। इसलिए अपने किसान भाइयों को, गरीबों कह के जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया है, जब सत्ता में आएंगे तो पूरा का पूरा किसानों का और गरीबों का कर्ज माफ करने का काम करेंगे। न केवल कर्ज माफ, बल्कि सरकारी नौकरियां जो 30 लाख खाली हैं, उन नौकरियों को भी नौजवानों को देने का काम होगा। और पहले जिस तरीके से फौज में भर्ती होती थी, जितनी भर्ती होती थी, उससे ज्यादा और पक्की नौकरी फौज की देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। अपनी बहनों की मदद के लिए लाखों साल का पैसा उनके अकाउंट में पहुंचाया जाएगा। पहले तो हम लोग समाजवादी पेंशन दे रहे थे, लेकिन अब फैसला लिया है कि गरीब बहनें, माताएं कैसे लखपति बने, उस दिशा में भी उनके अकाउंट में लाख रुपया पहुंचा करके उनका भी सम्मान करने का काम करेंगे। जिस समय चुनाव था तो राशन बहुत मिल रहा था, रिफाइंड तेल भी दे रही थी सरकार, दाल भी दे रही थी, नमक भी दे रही थी। और बताओ राशन में आजकल क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है आजकल राशन में? ये लगता बहुत पौष्टिक खाना दे रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों ने कोई नई चीज ढूंढी है बहुत पौष्टिक। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बनेगा तो आपके राशन की मात्रा भी बढ़ेगी,
और जो राशन खराब वाला मिल रहा उसकी गुणवत्ता बढ़ाएंगे। और इधर बाजार में आपने देखा होगा कि संपन्न लोग, बड़े लोग पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं। अपने गरीबों को राशन में पैक्ड आटा दे करके जो गुणवत्ता के साथ अच्छा होगा और आटा पौष्टिक होगा, आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम होगा। क्योंकि जहां पौष्टिक, स्वादिष्ट और गुणवत्ता के साथ आटा मिले, वहीं डाटा की जरूरत है, क्योंकि बिना डाटा के कोई चीज चल नहीं रही है। पहले जब मोबाइल आए थे तो डाटा फ्री था। बताओ अब पैसा लग रहा कि नहीं लग रहा? हर आदमी आटा और डाटा इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा? आज जो जानकारी हासिल करनी हो, ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो या और जानकारी हासिल करनी हो, बताओ डाटा से, मोबाइल से, इंटरनेट से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे, वो हमारे लोग जानते होंगे, अभी भी चल रहे होंगे। और जब बटन दबाते होंगे ऑन करने के लिए, तो उसमें नेताजी हम लोग दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? फोटो की नकल कर ली सरकार ने। जो लखनऊ वाले हैं हमारे, उन्होंने बताओ नकल कर ली समाजवादियों की नहीं कर ली? हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, इन्होंने मोबाइल कितना दिया? हम लोगों ने नेताजी की फोटो डाली, इन्होंने अपनी फोटो डाली। और इतना रद्दी दिया है कि उंगली घिसते रहो तब भी नहीं चल रहा। बताओ है स्थिति कि नहीं? और हमें खुशी है समाजवादियों को कि जो कभी हम लोगों ने लैपटॉप यहां गरीबों को दिया था, कुछ दिन पहले हमें पता लगा कि अमेरिका में भी कई शहर ऐसे हैं जो अपने गरीब परिवार के बच्चों को फ्री लैपटॉप दे रहे हैं। सोचिए कब समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था? 7 साल पहले। उस समय जब समाजवादियों की सरकार थी तो न केवल लैपटॉप बच्चों को पढ़ने के, लिखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दिया, बल्कि एम्बुलेंस की भी ऐसी व्यवस्था की थी कि आप लोग गांव में भी एम्बुलेंस मंगा करके अस्पताल पहुंच जाते थे। बताओ एम्बुलेंस इन्होंने खराब कर दी कि नहीं कर दी? और ये जो 100 नंबर वाली गाड़ी दी थी, ये जो 100 नंबर वाली गाड़ी दी थी, इस सरकार ने 100 नंबर को 112 कर दिया। हमारे पुलिस भाइयों को लगा कि जब सरकार ने 100 से 112 किया तो इसका मतलब रेट उन्हें भी बढ़ा देना चाहिए। बताओ रेट बढ़ा दिया कि नहीं? और अब सुनने में आया है कि अगर 100 नंबर से पुलिस बुला लिया आपने तो दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेती है। बताओ 100 नंबर खराब कर दी कि नहीं कर दी? जो समाजवादियों ने व्यवस्था बनाई थी वो खराब हो गई कि नहीं हो गई? हमारी समाजवादियों की नकल करने चले थे सड़क बनाने में। जो लोग बुंदेलखंड सड़क पे चले होंगे, बताओ कैसी बनी सड़क? और उसमें भी चले होंगे आगरा, लखनऊ वाले पर, बताओ वो कैसी सड़क है? हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था, वो दिल्ली सड़क ले जाना चाहते थे, लेकिन बताओ हमारे आपके घर में बीच में पहुंचा दी कि नहीं पहुंचा दी? और बनती अच्छी सड़क और कैसी बनाई इन्होंने? पहले तो चौड़ी नहीं है, जितनी चौड़ी होनी चाहिए चौड़ी नहीं है। और अगर उस सड़क पे चलोगे, अगर तेज चले तो बताओ कमर चली जाए कि पेट दर्द होगा यही नहीं पता है। बताओ पैसा लूटा इन्होंने कि नहीं लूटा बनाने में? इसलिए आप सबसे हम निवेदन करने आए इस चुनाव में। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वहीं आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। और ये सत्ता में आ गए तो ये संविधान को बदल देंगे। हो सकता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान जो हमें अधिकार दिलाता है
जो एक वोट का अधिकार है वो भी छीन सकते हैं ये लोग। बताओ, हम लोगों ने और चुनाव में देखा कि नहीं देखा कि अधिकार छिन गए? जब ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ तो बताओ, वोट लूटा गया कि नहीं लूटा गया? एमएलसी के चुनाव में लूट लिया कि नहीं लूट लिया? जिला पंचायत में भी लूटा। इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? वोट वाले दिन घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग? अगर कोई मदद करने के लिए भी न पहुंचे तो बताओ, घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग? अगर आप संविधान बताना चाहते बचाना, तो आपको हर जोखिम उठाना पड़ेगा। बताओ, जोखिम उठाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? क्योंकि अगर बूथ पर वोट नहीं पड़ा तो हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान के भक्षक लोग हैं, और दूसरी तरफ हम और आप लोग इंडिया गठबंधन के लोग वो हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। बताओ, संविधान की रक्षा करेंगे कि नहीं करोगे? ये तो औरैया अपने घर के लोग हैं, ये जिला अलग हो गया है, लेकिन ये सब घर परिवार के लोग हैं। हम अपने संगठन के लोगों को भरोसा दिलाते हैं और कहेंगे कि जो हमारे निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अभी चाहे हम मिल पाए न मिल पाए, लेकिन चुनाव के बाद जो हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनसे जरूर मिला करके उनसे परिचय कराने का काम हमारे संगठन के लोग करें। इसलिए अपना बूथ जिताओगे। ये हमारे बहुत सारे साथी हैं, वो जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम भी हम लोग बहाल कर देंगे। बताओ, ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते थे आप लोग, क्या नहीं चाहते थे? तो इसलिए बहुत से बदलाव करने हैं। जो उत्तर प्रदेश का विकास रुका पड़ा है उसको आगे बढ़ाना है, वहीं अपने किसानों को और नौजवानों को नौकरी देकर के उनको खुशहाल बनाने का काम हम सब मिलकर के करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है इस चुनाव में आप लोग मदद करेंगे। वहीं मुझे खुशी है इस बात की कि पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री रामजी शुक्ला जी और उनके भाई लालजी शुक्ला जी आज दोनों समाजवादी पार्टी में न केवल ये लोग हैं, बल्कि इनके हजारों समर्थक भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से इनका और इनके तमाम सहयोगी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ में सुधीर गुप्ता जी, राजेश राजपूत जी, आशीष चतुर्वेदी जी, जो आज समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में साथ आ रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब वोट डालेंगे आप सब लोग, तो मिलकर के एक दूसरे का सहयोग लेकर के आप भारी बहुमत से जिताने का काम करना, यही निवेदन, यही अपील करने आया हूं। जहां हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के इनका धन्यवाद, जहां हमारे अधिवक्ता लोग हैं, मैं अधिवक्ता साथियों को भी, उनका बहुत अन्याय हो रहा है लगातार, उनके सुविधाओं के लिए, उनके पक्ष में फैसला लेने के लिए नेताजी ने, हम लोगों ने, समाजवादियों ने हमेशा लिया है। आने वाले समय में उनके साथ न अन्याय हो, उसके लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। इसलिए मदद करिए सब लोग। हटाओगे बीजेपी को? हटाइए इस खटारा इंजन को। बताओ, इंजन खटारा है बीजेपी का कि नहीं? और हमारा एक गाना था, सांसद हाजिर हों, वो वाला गाना है नहीं शायद, लगता है इनके पास है क्या नहीं है गाना? एक गाना बना था, किसी साथी ने बनाया था सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोगों ने, क्या सांसद हाजिर हों। उनके लिए है कि जिन्होंने कोई काम नहीं किया, अगर किसी साथी के पास हो तो हमारे औरैया वालों को जरूर सुनाएं कि जो सांसद कोई काम न कर रहा हो तो बताओ, दोबारा चुन करके भेजोगे? जिसकी भाषा खराब हो उसको चुन करके भेजोगे? जिसने सबको अपमानित किया उसको भेजोगे आप? और बताओ, कन्नौज से, औरैया से, इटावा से, मैनपुरी से सबसे बड़े सांसद, प्रधान सांसद पहले ही किनारा कर ले गए। बताओ, किनारा कर लिया उन्होंने कि नहीं कर लिया?
कहां सभा की जाके बताओ, कहां पे सभा की जाके बताओ। किनारा कर लिया इन सबसे कि नहीं कर लिया? बताओ कन्नी काट के चले गए कि नहीं चले गए? क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये जीतने वाले नहीं हैं, क्यों यहां आकर के अपना वोट मांगे इनके लिए। न कन्नौज गए, न इटावा गए, न औरैया गए, कहां गए? किस किनारे गए थे बताओ? बताओ किनारा कर लिया हम लोगों से कि नहीं कर लिया? चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपको ये खबर कैसी लगी है उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आपसे निवेदन है कि अभी तक हमको ज्वाइन ना किया हो तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।